हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने नए एपिसोड के साथ और इस एपिसोड का नाम है स्पेशल एंड कंट्रोवर्शियल। तो इस पे हम बात करते हैं जो हमारे बीते हुए टेस्ट मैच हुए हैं। सेकंड टेस्ट मैच में कौन से स्पेशल मोमेंट और कौन से कंट्रोवर्शियल मोमेंट रहे। तो आज स्पेशल और कंट्रोवर्शियल में हम सबसे पहले तो बात करते हैं सेकंड टेस्ट मैच में, जब टीम इंडिया सेम टीम के साथ उतरा। जब मैंने अपनी टीम अनाउंस की थी, जब मैंने ये कहा था कि मुझे क्या लगता है कि इंडिया की प्लेइंग 11 सेकंड टेस्ट मैच में क्या होगी, तब मैंने आपको ये कहा था कि इंडिया अगर सेम टीम लेके भी उतरता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी, और जो कि सही भी है। दो टेस्ट मैचेस में अगर आप सेम टीम लेके नहीं उतर पा रहे, पहले तो बीसीसीआई ने टीम ही एक टेस्ट मैच के लिए अनाउंस की थी। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो यही थी कि दो टेस्ट मैच के सीरीज में आप सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस कर रहे हो। इससे बड़ी कंट्रोवर्सी कोई और नहीं हो सकती थी। और उसके बाद अगर सेकंड टेस्ट मैच में हम जा रहे हैं और इतना कोई फर्क नहीं था, जब हम चेन्नई में 3 पेसर्स के साथ जा सकते हैं तो फिर कानपुर में भी बिल्कुल जा सकते। और वहां पे रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सेम टीम रखी है, और जितने स्पेकुलेशंस हुए थे कुलदीप को खिलाएंगे वगैरह वगैरह, वो सारे गलत हुए। और उसके बाद लोग जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने बॉलिंग क्यों ले ली। कानपुर का हिस्ट्री रहा है कि कानपुर में हमेशा जो टीम भी टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग लेती है, क्योंकि चौथे और पांचवें दिन पे बैटिंग बहुत मुश्किल हो जाती। बट रोहित शर्मा के कुछ और प्लान थे, मतलब नेचर के भी कुछ और प्लान थे। दूसरे और तीसरे दिन का तो गेम ही नहीं हुआ। इस पे भी एक कंट्रोवर्सी ये है कि तीसरे दिन बिना बारिश के डे कॉल्ड ऑफ हुआ। बारिश नहीं हुई, धूप निकली हुई थी, फिर भी कॉल्ड ऑफ हुआ। ग्राउंड के जो क्यूरेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स ग्राउंड चेक करने आ रहे हैं वो ये बता ही नहीं रहे कि दिक्कत कहां पे, हमें ठीक क्या करना। और सिर्फ दो, मुझे लगता है 2 या 3 हुए थे टेस्ट, जो भी बोलते हैं उनको, जो ऑफिशियल्स आके चेक करते हैं ग्राउंड प्रिपेयर्ड है मैच के लिए या नहीं है। तो एक 10 बजे हुआ था जब मैच स्टार्ट होता है, एक 12 बजे हुआ, और उसके बाद 2 बजे तो इन्होंने सीधे सीधे कॉल्ड ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे राजीव शुक्ला आते हैं, बीसीसीआई के मेंबर हैं, वो आते हैं। और उनके आने के बाद जिस तरीके से टीम इंडिया थर्ड डे पे परफॉर्म करती है, बांग्लादेश 135 पे कुछ 3 या 4 विकेट आउट थे उनके, और वो खेल रहे थे। उसके बाद थर्ड डे पे जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, थर्ड डे पे आने के बाद रोहित शर्मा ने सबसे पहले तो अपना इंटेंट दिखाया कि इस मैच को वो रिजल्ट की तरफ लेके जा रहे। पहले और दूसरे बॉल पे ही बैक टू बैक छक्का मार, यशस्वी जायसवाल के चौके और विराट कोहली के 27,000 रन, और थर्ड डे पे ही रविंद्र जडेजा ने अपने 300 विकेट पूरे किए। जिस तरीके से इस मैच में रिकॉर्ड्स टूटे हैं, रिकॉर्ड्स बने हैं, मतलब वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से इंडिया टीम ने खेला, केएल राहुल का फास्टेस्ट 50, यशस्वी जायसवाल का फास्टेस्ट 50, विराट कोहली के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन थर्ड डे पे जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, उनके लिए एक आइस पैक टाइप का आता है, या फिर एक टॉवल जो कि आइस वाटर में भीगा हो, वो उनके सर पे बंधा था। हम एज अ इंडियन फैंस हम अपने आप को इस तरीके से फेल करते। विराट कोहली पे इतने मीम्स बन गए कि लंदन में रहोगे तो इंडिया की गर्मी ज्यादा लगेगी। रियली, वो बंदा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का लेजेंड है। सचिन के बाद अगर कोई इस तरीके से लेजेंडरी स्टेटस पा रहा है इंडिया में, तो वो विराट कोहली ही होने वाला है। ओवरऑल क्रिकेट में अगर रन्स की बात करें तो विराट कोहली अब सिर्फ सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग के पीछे है। अदरवाइज फास्टेस्ट 27,000 रन्स। कमाल है ये। जिस तरीके से विराट कोहली अपने अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स बना रहे, और जिस तरीके से वो खेल रहे, मतलब उनका आउट ऑफ फॉर्म भी आपने कभी देखा है? 30-40s होता है उनका आउट ऑफ फॉर्म। जो बाकी प्लेयर्स के लिए एक एवरेज परफॉर्मेंस होता है, वो उनका आउट ऑफ फॉर्म है। 50 सेंचुरीज मार चुका है ओडीआई में, 2023 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर, आईपीएल में जिस तरीके से खेलता है, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली ने जिस तरीके से परफॉर्म कर दिया, वो बंदा ये डिजर्व करता है कि उस पे मेम्स बनाए और उस पे हम ये कमेंट करें कि लंदन में रहोगे तो इंडिया में गर्मी तो लगेगी ही। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले ये सारे डिबेट करते हैं कि इंडिया में पॉपुलैरिटी पाके विराट कोहली लंदन में सेटल हो रहे। मतलब इनके खुद के फैमिली मेंबर्स या इनके खुद के बच्चे जो कि बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर फिर वो सेटल हो जाते हैं, जॉब करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को देख के वो वहां पे सेटल हो जाते हैं। अब किसी का किसी और कंट्री में जाके जॉब करना या फिर वहां पे सेटल हो जाना, क्या ये किसी और को ये राइट दे देता है कि वो उसके कैरेक्टर पे या उसके पेट्रियोटिज्म पे मतलब उंगली उठा सके? और वो लोग जिन्होंने क्रिकेट को कुछ नहीं दिया सिवाय न्यूज चैनल पे बैठ के बात करने या फिर यूट्यूब पे बैठ के बात करने के अलावा, उन्होंने क्रिकेट को कुछ नहीं दिया। मैं भी खुद वही हूं, मैंने भी क्रिकेट को कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। बट मैं इस चीज पे जज करूं कि विराट कोहली जिसने हमें कितने सारे मैचेस जिताए, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की हुई है। एक टाइम पे विराट कोहली के बैक पे इंडियन क्रिकेट
राइड ऑन किया है। इंडियन क्रिकेट ने एक नई जर्नी देखी है, एक नए एरा में हम घुसे हैं। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने जिस तरीके का एटीट्यूड दिया, टेस्ट क्रिकेट को जिस तरीके से रिवाइव किया, उस बंदे पे हम मीम्स बना रहे, उस बंदे पे हम इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे कि लंदन में रहोगे तो इंडिया में गर्मी लगेगी ही। और गर्मी लगना, विराट कोहली से फिटेस्ट क्रिकेटर वर्ल्ड में अभी नहीं है कोई, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस तरीके का क्लेम कोई करता है। जिस तरीके का फिटनेस वो लेके आया इंडियन क्रिकेट में, उसके बाद विराट कोहली ये डिजर्व करते हैं कि हम एज अ फैंस हम आके ये मीम्स बनाए कि लंदन में रहोगे तो गर्मी लगेगी। डिसअपॉइंटिंग है ये, विराट कोहली के लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं है, ये एज अ फैन हम खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ह्यूमिलेटिंग है ये चीज। हम इंडियन क्रिकेट का फैन बोलते हैं, और इंडियन क्रिकेट के फैन में ये कब से होने लगा कि अगर मैं रोहित शर्मा का फैन हूं तो मुझे ये हक मिल जाता है कि मैं विराट कोहली को क्रिटिसाइज करूं। सीरियसली हमें खुद सोचने की जरूरत है और हमें खुद समझने की जरूरत है कि हम अपने क्रिकेटर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। खैर, विराट कोहली ने उसके बाद आकाशदीप को अपना बैट दिया। आकाशदीप भी जब बैटिंग करना है, आकाशदीप भी बैक टू बैक छक्के मार रहा है, और बैट तो विराट कोहली ने इस तरीके से बांटा है इस टेस्ट सीरीज में। आकाशदीप को दिया, उसके बाद शाकिब अल हसन रिटायर हुए तो उनको जाके बैट दिया। और इस पूरे टेस्ट मैच में अगर किसी ने मलाई खाई है, किसी ने इस टेस्ट मैच को फुली यूटिलाइज किया एक अपॉर्चुनिटी की तरह, तो वो था मेहदी हसन मिराज, जिसने एक बैट कंपनी खोली, एक स्टार्टअप खोला जिसमें वो बैट मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसका प्रमोशन उसने रोहित शर्मा से करवा लिया, विराट कोहली से करवा लिया, वो भी फ्री में वीडियो बनवा के। ये होता है अपॉर्चुनिटी को फुली यूटिलाइज करना। अदरवाइज इसके बैट कंपनी को शायद बहुत टाइम बाद कोई जानता, या फिर नहीं भी जानता। इंडिया में शायद कोई नहीं जानता। अब इंडिया छोड़ो, अब वर्ल्ड वाइड लोगों को पता है कि मेहदी हसन मिराज एक बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन करता है, उसका खुद का बैट है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा से अच्छे ब्रांड एम्बेसडर क्या मिलेंगे, वो भी वोकली प्रमोट किया। और अब बात कर लेते हैं अंपायरिंग जिस तरीके से सेकंड टेस्ट मैच में हुई है। एक तो 3 दिन का मैच हुआ, उसमें भी इतनी लीचड़ किस्म की अंपायरिंग। ये रिचर्ड कैटलबुर्रा, ये रिचर्ड बंदा जब जब इंडियन टीम की अंपायरिंग करता है, ये कुछ ना कुछ कलेश पाता है। ये जिस तरीके से इसने सबसे पहले तो रोहित शर्मा को आउट दिया, जब डीआरएस लिया तो वो विकेट विकेट वो जो लाइन होती है वो सब मिस कर रहे। और ये रिचर्ड बंदा, इसके रिएक्शन देखना, इसके रिएक्शन इस तरीके से, ये खुद ह्यूमिलेट हुआ है। अब इतनी बिकी हुई अंपायरिंग कर रहा था, विराट कोहली को इसने आउट दिया, वो भी इम्पैक्ट आउटसाइड था। एक टाइम पे 2013 या 2015 तक ये आईसीसी का बेस्ट अंपायर था, ये अवार्ड लेके जाता था बेस्ट अंपायरिंग का। और अभी इसे यही नहीं पता है कि इम्पैक्ट कहां हो रहा है। रोहित शर्मा इम्पैक्ट आउटसाइड, विराट कोहली इम्पैक्ट आउटसाइड। फर्स्ट टेस्ट मैच में विराट कोहली का बैट लगा था, उसके बाद इसने आउट दे दिया, और उसके बाद जब बड़ी स्क्रीन पे ये देख रहा है तो ये हंस रहा है सीरियसली। और जिस तरीके की अंपायरिंग इसने कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया, इसको अब रिटायर कराने की जरूरत है। अदरवाइज ये वाइड को वाइड नहीं देगा, ये आउट को आउट नहीं देगा। और अंपायर्स कॉल तो जिस तरीके का होता है, मतलब फोर्थ अंपायर मजा ले कोई डिसीजन कभी ओवरटर्न कर दे। ये जिस तरीके की अंपायरिंग सेकंड टेस्ट मैच में हुई है। अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, उसमें एक रनआउट हुआ है, वो रनआउट इतना कंट्रोवर्शियल है, मैच खत्म होने के बाद उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक तो प्रमोशन इस तरीके से होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि 6 तारीख को इंडिया का मैच है, बट इंडिया का मैच आज भी है, लेकिन 6 तारीख को क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, प्रमोशन इस तरीके से हुआ है कि 4 तारीख के मैच का पता ही नहीं चल पाया। अब ये मैंने मिस कर दिया, या मेरे को कोई प्रमोशन दिखाई नहीं इंडिया न्यूजीलैंड मैच का, अब ये मेरी गलती भी है ऑब्वियसली। लेकिन जिस तरीके का प्रमोशन चल रहा है हर जगह सिर्फ इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को हमने जिस तरीके से एक चीज बना के रखा हुआ है, एक फालतू का हवा बना के रखा हुआ है, जिसपे हम व्यूवरशिप लाने की कोशिश करते, ये बहुत वियर्ड है। और हम इक्वालिटी की बात करते, इंडिया का वर्ल्ड कप फ्री था, विमेन्स वर्ल्ड कप आप बिना सब्सक्रिप्शन के बिना नहीं देख, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये है इक्वालिटी। टीवी पे ऐड आ जाते हैं, सिर्फ आधे आधे फैन मत बनो, पूरे फैन बनो। लेकिन जब वर्ल्ड कप आप कंपेयर करोगे, मेंस वर्ल्ड कप फ्री होता है, देखने के लिए भी आप हॉटस्टार पे देखो या जियो पे देखो या फिर सोनी लिव पे ही आए, हर जगह ये लोग फ्री रख। बट विमेन्स वर्ल्ड कप क्योंकि चल रहा है तो उस पर सब्सक्रिप्शन जो गिने चुने 100-200, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बता रहा हूँ कि विमेन्स वर्ल्ड कप को सिर्फ 100 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये उन 100 से भी कमाना चाहते हैं। मेंस वर्ल्ड कप में अगर लाख लोग देख रहे हैं, ये लाख लोग को फ्री दिखा रहे हैं, लेकिन जो 100 लोग वुमेन्स वर्ल्ड कप को देखना चाहते हैं उनसे ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ये है इक्वालिटी। तो इस तरीके से ये पूरा फैन बनाना चाहते हैं। जो आजकल
ऐड चला रहे कि आधा आधा फैन मत बनो। और एक टॉपिक जो मैं भूल गया था, इस टेस्ट मैच में जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज हुई थी वो इस बांग्लादेश का, ये इसको टाइगर बोलेंगे या पता नहीं, बहुत ही कमजोर टाइगर है ये। खैर, इसका नाम है रॉबी टाइगर। ये बांग्लादेश का फैन है। ये एक सुनसान खाली सड़क पे ये चक्कर खा के गिर गया। अगर वहां पे कैमरा नहीं होता तो शायद किसी को पता ही नहीं चल पाता। और इसने आते ही पहला स्टेटमेंट दिया कि मुझे मारा है, इंडियन फैंस ने मारा है। पुलिस इसको हॉस्पिटल लेके गई, इन्वेस्टिगेशन हुई। बाद में पता चला सीसीटीवी फुटेज से कि ये रोड में चलते चलते गिर गया। ये बैठा है और उसके बाद लेट गया। वो तो भला हो इंडियन फैंस का कि इसको लेके गए हैं, हॉस्पिटल छोड़ा है। ये वो वाली बात है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, लास्ट में मूवी के एंड में पता चलता है कि उसकी तो टांग में कुछ हुआ ही नहीं। ये इस तरीके के नकली फैन आते हैं और नैरेटिव इस तरीके का चलता है कि जैसे जब टॉस हुआ था, इंडिया ने टॉस में बॉलिंग क्यों ली, उस पे हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल वाले लग गए कि भाई क्रिटिसाइज करो। सेम टीम क्यों रखी, क्रिटिसाइज करो। वो बंदा बेहोश होके गिर गया या मार खाया था, वो पता चलने से पहले स्पेकुलेशंस निकाल दी, अपने एजम्पशन निकाल दिए, अपने ओपिनियन निकाल दिए, शेम ऑन अस इंडिया वगैरह वगैरह, एक कैंपेन चला दिया, सब कुछ। और अगर इसको आपको देखना है, रिसेंटली मोहम्मद शमी को खुद आके ये बोलना पड़ा कि मैं इंजर्ड नहीं हूं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने ये क्लेम किया था कि मोहम्मद शमी दोबारा से इंजर्ड हो गए हैं और अब वो शायद बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। मोहम्मद शमी को खुद ट्वीट करना पड़ा है कि ना तो बीसीसीआई ने ऑफिशियल न्यूज दिया, ना मैं इसको ऑफिशियली न्यूज अनाउंस कर रहा हूं, और ऐसा फॉल्स न्यूज फैलाना बंद कर दो। अब इनके सोर्सेस कौन है, इन्हें ये न्यूज फैला के क्या मिलता है? ऑब्वियसली व्यूवरशिप मिलता है और झूठ बेचते हैं ये लोग। 24 घंटे अगर ये इनको बकबक ही करनी है तो ये कहां से लाएंगे इतनी न्यूज? दिन भर ये इंडिया पाकिस्तान करेंगे, जिसको हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपने यूट्यूब पे इतना वैल्यू नहीं करते। हम उस पर ज्यादा कंटेंट बनाते नहीं है जब तक नेसेसरी ना हो। हमारे पास बहुत टॉपिक है और अगर नहीं है टॉपिक तो हम खुशी खुशी अपने घर में आराम करेंगे। तो अगर इनको 24 घंटे बकबक करनी है तो ये या तो इंडिया पाकिस्तान करेंगे, या तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, या फिर ये इस तरीके की फेक कंट्रोवर्सीज और फेक न्यूज फैलाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया की रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, या हमारे प्लेयर्स की रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, या हमारे फैंस या हमारे स्टेडियम्स की रेपुटेशन में क्या फर्क पड़ रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये रॉबी बंदे वाले कंट्रोवर्सी में जो एक्चुअल चीजें हुई थी कि ये बंदा डिहाइड्रेट होके बेहोश हो गया था, बस इतनी सी चीज हुई और इसको हवा बनाया हमारी मीडिया ने। और जो हवा और केओस हमारी मीडिया ने क्रिएट करा था, उस पे वर्ल्ड वाइड या फिर जिस भी कंट्री को इस पे बात करनी थी उन्होंने मजे ले लिए। तो ये हुआ है। तो बेसिकली इस टेस्ट मैच में यही था, अदरवाइज हर कुछ स्पेशल हुआ है। रोहित शर्मा के इंटेंट से लेके, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग से लेके, ऋषभ पंत के कमबैक से लेके, विराट कोहली के 27,000 रन से लेके, जडेजा के 300 विकेट से लेके, अश्विन के 11th मैन ऑफ द सीरीज से लेके, फिर आकाशदीप के परफॉर्मेंस से लेके, बुमराह के 400 विकेट से लेके, मोहम्मद सिराज की फील्डिंग से लेके, और शुभमन गिल के बैटिंग से लेके। शुभमन गिल ने भी एक कमबैक किया, अच्छा खासा कमबैक किया है। एक जो स्पेशल चीज जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था और मैं इस वीडियो में भी करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं क्रिकेट खेलता था मैं अपने आप को मोहम्मद कैफ बोला करता था। हमारे टाइम में मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह बेस्ट फील्डर होते थे, तो क्योंकि मैं राइटी था तो मैं अपने आप को मोहम्मद कैफ बोला करता। उसके बाद से फील्डिंग जिस तरीके से इंडिया की रही है, बहुत बातें नहीं होती लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स ऊपर ही जाते गए। सुरेश रैना से लेके, जडेजा से लेके, जिस तरीके की फील्डिंग अब हो रही है, यशस्वी जायसवाल के कैचेस देखो आप, जिस तरीके से वो गली में कैच करता है, शॉर्ट लेग में करता है, स्लिप में करता है। केएल राहुल के कैचेस देखो, फिर सिराज का कैच देखो, हमारे कप्तान रोहित शर्मा का देखो। और रोहित शर्मा के बारे में एक नई चीज ट्रेंड कर रही है, बेस्ट कैप्टन, और डेफिनेटली बेस्ट कैप्टन। मोस्ट नंबर ऑफ विन्स इन ओडीआई, मोस्ट नंबर ऑफ विन इन T20, मोस्ट नंबर ऑफ विन इन टेस्ट मैचेस। तीनों फॉर्मेट में जो परसेंटेज है, कोई भी कैप्टन आज तक उसके आसपास नहीं। जिसने ज्यादा की है वो भी नहीं, जिसने कम की है वो भी नहीं। और 2 एशिया कप, WTC के 2 फाइनल, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट, 2024 T20 वर्ल्ड कप के विनर, और अब एक और WTC हम खेलने जा रहे हैं। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है और होपफुली देखते हैं 2027 के वर्ल्ड कप तक अगर रुक गए, ओडीआई वर्ल्ड कप, और लेट्स होप कि ये 3 बड़े कप्स आ रहे हैं, इनमें से तीनों हमारे हो। हाँ, 2 पे या 1 पे क्यों रुक, तीनों कप हमें चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब जाने से पहले मैं आप सबको एक ही मैसेज के साथ छोड़ के जाऊंगा कि हमारे आसपास
बहुत से ऐसे स्ट्रीट एनिमल्स रहते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। वो हमारे पास आते हैं थोड़े से प्यार, थोड़े से खाने के लिए। तो अगर वो आपके पास आएँ तो प्लीज़ उन्हें भगाएँ नहीं। हो सके तो उन्हें थोड़ा खाने को दें, थोड़ा प्यार दें, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।